करने वाले हैं जेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। आईआईटी का बहुत क्रेज होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि आईआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे। जो स्टूडेंट्स अभी से ही डिसाइडेड हैं कि हमें अपना करियर बनाना ही रिसर्च में है, तो उनको तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको टॉप आईआईटीज भी मिल रही हैं तो उसकी बजाय आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो जो जेस्ट का पेपर भी होता है वो भी 3 सेक्शन में ही होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT Jam and CSINet YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं जेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में कि जेस्ट एग्जाम क्या होता है, इससे हम किस में एडमिशन ले सकते हैं, कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कब एग्जाम होता है और कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बात करते हैं सबसे पहले जेस्ट एग्जामिनेशन की। जेस्ट एग्जाम क्या है? तो अगर मैं बात करूं जो जेस्ट एग्जाम की, तो दिस इज बेसिकली जॉइंट एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये किस चीज के लिए होता है? तो अगर जो भी स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहते हैं, मीन्स एमएससी करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं फिजिक्स में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होता है। आईआईटी जैम के बारे में तो सबने ही सुना होता है। आईआईटी जैम की हेल्प से हम जनरली आईआईटीज में और एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो जेस्ट एग्जाम है इसकी हेल्प से आप आईआईटीज और एनआईटीज में तो एडमिशन नहीं लेते हो, बट आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वहां पर हम इसकी हेल्प से एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इस एग्जाम की हेल्प से आप लोग एमएससी इन फिजिक्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी एज वेल एज पीएचडी, इन तीनों के लिए ये एग्जाम होता है और सेम ही एग्जाम होता है, बस कट ऑफ अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम एक बार चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इस बार जेस्ट 2025 का एग्जाम है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर जो डेट पब्लिश की है दैट इज बी 22 जून। ठीक है, तो अभी तक तो ये जो डेट है वो पहले भी एक बार चेंज हुई थी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार 22 जून को हमारा पेपर हो जाना चाहिए। और वैसे तो हमेशा जो जेस्ट एग्जाम के जो आपका रिजल्ट होता है उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है जो समथिंग न्यू है कि जो जेस्ट का एग्जाम है उसका जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जेस्ट 2027। तो इस बार इन्होंने वैलिडिटी लगभग 2 इयर्स की कर दी है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मैम इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और अगर उसकी मैं बात करूं तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जाएंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में तो आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी, और ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो प्योरली रिसर्च को डेडिकेट करते हैं। ये वो सारे इंस्टीट्यूट्स है जिसमें अगर आप देखोगे तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले एरीज है, ठीक है, फिर दिस इज फेमस फॉर द एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली, बोस इंस्टीट्यूट, एचबीएनआई, एचआरआई, आईसीटीएस, राइट, थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत अच्छा है ये। और अगर हम बात करें फिर आईआईए, आईएससी भी है इसमें, आईएससी में भी आप जा सकते हो। एक और आपके पास ये डोर होता है जेस्ट के थ्रू जाने का, राइट, आइजर मोहाली, जितने भी आपके सारे आइजर्स होते हैं वो भी सारे के सारे एडमिशन लेते हैं विद द थ्रू ऑफ बेसिकली जेस्ट एग्जामिनेशन। आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर त्रिवंतपुरम, ठीक है, आईएएसटी, फिर आईपीआर, आयुका, राइट। इसमें मैं श्योर हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे होंगे जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम तक नहीं सुना होगा, राइट। जैसे इसमें ये जो है एसआईएनपी, दिस इज वेरी फेमस फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट। टिफर है फिर आपका, और आपका वीसीसी, इसमें एक एचआरआई भी आता है, ठीक है, एचआरआई भी आता है, एचआरआई भी आता है, ये रहा, ठीक है, एचआरआई भी आता है। एक यही इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जब आप इसमें जाओगे आगे, अगर आप एलिजिबिलिटी में जाओगे तो एचआरआई ही एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जेस्ट के थ्रू एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। पहले तो एचआरआई में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी होती थी, लेकिन अब उन्होंने वो प्रोग्राम बंद कर दिया है 2017 के बाद से। अब केवल वहां या तो एमएससी इन फिजिक्स होता है या फिर डायरेक्ट आप पीएचडी में ही एडमिशन ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो देखिए मार्क्स का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको अपनी ग्रेजुएशन में पास होना जरूरी है।
ठीक है, मतलब किसी भी ईयर में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अगर जा रहे हो तो आपकी बीएससी होनी चाहिए जिसमें आपका मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। उसके अलावा आपने साथ में केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है या अदर कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो यहाँ अगर आप इस एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा थोड़ा मेंशन है कि इनको क्या चीज का चाहिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो आप इस पे गो थ्रू कर सकते हो। इवन हम जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी जाएंगे, और जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए जाते हैं थ्रू जेस्ट, उनको एमएससी इन फिजिक्स जरूर होना चाहिए उनके पास। ठीक है, उनके पास एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोग्राम है एंड दैट इज बेसिकली एमटेक पीएचडी प्रोग्राम, जो आपका जो IIE इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके अंदर है। इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, या तो एमएससी इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, या फिर आपके पास पोस्ट बीएससी ऑनर्स इन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इन्होंने पूरी की पूरी अपनी वो कंडीशन मेंशन की हुई है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। मींस एमएससी इन फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप जा सकते हो एमटेक पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएससी के बाद एमटेक भी करते हैं, तो अगर आपको एमटेक प्लस पीएचडी दोनों करना है तो उसके लिए आपके पास एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप कोई पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो आफ्टर मास्टर्स तो आपके पास एमएससी इन फिजिक्स तो होना चाहिए। और यस, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जा रहे हो तो ग्रेजुएशन में फिजिक्स आपका एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और मार्क्स का यहाँ पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। आप जरा एक इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आईआईटी का बहुत क्रेज होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि आईआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे। तो आईआईटी में जाने के लिए हमारे पास एक एग्जाम होता है, आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, जिसकी हेल्प से आप जो भी आपकी आईआईटीज हैं उनमें आप मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आईआईटी जैम एग्जाम किसी भी रीजन से अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्हें पता है हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। तो मैं बोलूँगी उन सभी स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम एक बार ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो आईआईटी जैम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट जेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छी रैंक आती है और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स अभी से ही डिसाइडेड हैं कि हमें अपना करियर बनाना ही रिसर्च में है, तो उनको तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको टॉप आईआईटीज भी मिल रही हैं तो उसकी बजाय आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट ईयर में ही आपको बेसिकली रिसर्च का एक्सपोजर मिलेगा, जो शायद आईआईटीज में फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिलता है। आईआईटीज में या तो आपको थर्ड सेमेस्टर से मिलना स्टार्ट होगा वो एक्सपोजर, या फिर बहुत सारे आईआईटीज में तो वो फोर्थ सेमेस्टर में होता है, जो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं रिसर्च को, पीएचडी को, तो उनके लिए जेस्ट एग्जाम एक बहुत अच्छा एग्जाम है, एक बहुत अच्छा वे है अपने रिसर्च को आगे ले जाने का। ठीक है, एक अच्छा वे है, आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो। जितने भी रिसर्च के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का तो रजिस्ट्रेशन ही क्लोज हो चुका है, हम लोगों ने तो फिल नहीं किया। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये एग्जाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जिस जिस के भी रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हुई होंगी उनकी दोबारा जरूर ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लाइक जैसे आईएससी की क्लोज हो चुकी है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आईएससी का दोबारा से ओपन होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की भी, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैम एग्जाम देने जाएंगे तो सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सिलेबस की भी, आपको सीधा सीधा ना एक ही साइट विजिट करनी है, इन्होंने मेहनत करने के लिए कहा ही नहीं, एक साइट विजिट करो, उस पर आपको सब मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये रहा हमारा फिजिक्स का सिलेबस। अब ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें आपका मैथमेटिकल मेथड्स आते ही हैं, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स भी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये आपके टॉपिक्स मेजरली इसमें दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया है। आप आईआईटी जैम का एग्जाम दें, राइट, आईआईटी जैम का एग्जाम आपने दिया है तो आपने उसका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। वो सिलेबस तो एज इट इज आपके यहाँ पर काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, है ना, जो आपको इसके लिए पढ़ने हैं।
ठीक है, कुछ ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, थोड़े से ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों को इसके लिए करने होंगे, और वो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो भी इसके अंदर बता देती हूँ, जिस जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। तो वो है जैसे कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तो आपको लेग्रेंजियन और हैमिल्टनियन, कि किसी भी सिस्टम का लेग्रेंजियन कैसे लिखते हैं या हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, या इनमें कन्वर्जन लेग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन टू लेग्रेंजियन, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल मेथड्स में आपने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा तो पढ़ लिया होगा, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आता है, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आता है, ठीक है, इसमें आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आता है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी आता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी आता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पढ़ा होता उतना डिटेल में, अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ते हैं इन आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, पर यहाँ पर आपको जैसे आपने पार्टीशन फंक्शन तो लिखना सीखा होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना होगा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स कैसे लिखोगे, ठीक है, पार्टीशन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम आप कैसे लिखोगे, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना होगा। अब मैम टाइम तो बहुत कम बचा है, अगर 22 जून को पेपर है तो अब लगभग 1 महीना हमारे पास है, तो कैसे हम करें। तो देखिए आपका जो तैयारी का रेशियो है, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, वो आपके लिए एज अ स्ट्रेंथ वर्क करेगा, ठीक है, तो वो आपके लिए 70% का काम करेगा, और जो आपका ये 1 महीना है उसको तो आपको रिवाइज करना ही करना है, उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो, दैट विल बी द स्ट्रेंथ, और 30% आप इस पर काम कर सकते हो, जितना आप टाइम दे पाते हो 30% आप अपना इन टॉपिक्स पर काम करिए। अब बात आती है मैम ये तो आपने उनके लिए बता दिया जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा रहे होंगे, बट पीएचडी वालों का क्या, तो पीएचडी वाले वो सभी एस्पिरेंट्स जरूर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वही सिलेबस आपका यहाँ पर है, और अभी मैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगी, तो आप केवल मेजर कुछ यूनिट्स पर फोकस कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, अगर हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हमें एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो जो जेस्ट का पेपर भी होता है वो भी 3 सेक्शन में ही होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब यहाँ पर 2 सेक्शन एमसीक्यू टाइप के होते हैं और एक सेक्शन एनईटी टाइप क्वेश्चंस का होता है। हाँ, यहाँ कोई एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आता जैसे आईआईटी जैम या गेट के पेपर में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर आपको ए पार्ट मिलेगा जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, वो सभी के सभी 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं बात करती हूँ पार्ट बी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर पार्ट सी में आपके पास न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आंसर जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जनरली यहाँ देखा गया है जेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें इंटीजर टाइप आंसर ही आते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू उसी फॉर्मेट में भी आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से आप आंसर करेंगे, ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप सिंपल इंटीजर में उसका आंसर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ जो आता है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 25 मार्क्स पार्ट ए का है और 45 मार्क्स लगभग पार्ट बी का है और 30 मार्क्स लगभग पार्ट सी का है, तो टोटल जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का ही एग्जाम है ये भी। और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जो पहला पार्ट ए है उसके अंदर -1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और पार्ट बी में जो है वो -1 मार्क, यहाँ पर एक्चुअल में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और न्यूमेरिकल टाइप में यहाँ भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप में इसमें भी नहीं है। अब जरा अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिट वाइज, तो देखिए अगर हम बात करें यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैकेनिक्स या फिर आप ये कह लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो लगभग 18 से 20% सिलेबस या 18 से 20% एग्जाम को आपका कवर कर रही होगी। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका आता है मैथमेटिकल मैथड्स या मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, वो भी लगभग 18 से 20 मार्क्स की एवरेज मार्किंग मैंने लिखी है, 18 to 20 मार्क्स की होती है। फिर थर्ड जो इसमें मेजर यूनिट है वो है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स लगभग 17 से 18 मार्क्स की होगी। अब इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है ये 19 किया जाए, ये 18.5 मार्क्स की हो, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है ये फ्लक्चुएशन, 18.5 नहीं होगा बेसिकली, इट्स लाइक 19 हो सकता है या 18 होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो आपकी इसमें यूनिट आती है वो आती है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखिए ये रिसर्च बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पर इन 2 यूनिट्स पर बहुत फोकस होता है, एक आपका क्वांटम और एक आपका थर्मोस्टैटिस्टिक्स। थर्मोस्टैटिस्टिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस होता है यहाँ पर। ये लगभग आती है आपकी 14 से 15 मार्क्स की। और फिर आपकी आती है यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को खौफ भी होता है, तो वो है भाई 12 से 13 मार्क्स के आसपास होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसएसपी जो है आपकी वो लगभग 10 नंबर की है। आप इसमें सिलेबस देख लेना, उसके हिसाब से ही पढ़ना, क्योंकि हम सीएसआईआर नेट में सॉलिड स्टेट में बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो वो सब यहाँ नहीं आता है उतना। ठीक है, ऑप्टिक्स एंड वेव्स की अगर हम बात करें तो 7 to 8 मार्क्स की ही है, और ये टॉपिक सीएसआईआर नेट वाले बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स 2 से 3 मार्क्स ही आती है। तो देखिए अल्टीमेट बात ये है कि आप लोगों को जिस पर फोकस करना है वो मेजर ये आपकी 4 यूनिट्स है। ये 4 यूनिट्स है, अगर आपने इन चारों को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपकी अंडर 100 रैंक आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक और अच्छी चीज है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने इन चारों यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है तो आपकी अंडर 100 रैंक भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एवरेज में मानूं कि आपने 10 मार्क्स यहाँ स्कोर किए होंगे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 40 मार्क्स में एक डिसेंट रैंक आ जाती है, अगर बस ऐसा शर्त है कि बहुत ही इजी पेपर ना बनाओ। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया, बाकी तो आप जो जो यूनिट्स, जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, राइट। अब किसी को लगता है कि मेरा ईएमटी बहुत अच्छा है तो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, बट मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप इन चारों यूनिट्स पर जरूर फोकस करें। ठीक है, और फिजिक्स वालों की मैथमेटिकल फिजिक्स तो जनरली अच्छी होती ही है, तो वो मेरे को लगता है एक स्कोरिंग एज की तरह हमारे लिए काम करती है। ठीक है, तो ये तो आप लोग सभी ही कर लोगे, बाकी आप मैकेनिक्स और क्वांटम पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, तो आप लोगों के लिए आसान होगा इस पेपर को क्रैक करना। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपका एक डिसेंट स्कोर लगभग 40 से 45 मार्क्स भी आते हैं तो लगभग रैंक अच्छी आती है, बस शर्त ये है कि वो पेपर बहुत ही इजी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो आप खुद भी पाएंगे, अगर आपकी मान लो कट ऑफ जो जा रही है 20 से 25 मार्क्स के आसपास अगर आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स के आसपास अगर आपकी कट ऑफ गई है, अब इसमें कट ऑफ 20 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 21 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, और 27 भी हो सकती है। तो ये अगर आपकी कट ऑफ जा रही है और अगर आपके लगभग जो स्कोर है वो 40 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, तो ये मैं डैम श्योर हूं आपकी जो रैंक होगी ना वो लगभग 100 के अंदर ही होगी, या 100 के बहुत ही नियर अबाउट होगी। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये मानकर चलिए अब जो ये कट ऑफ जा रही है ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये आपका जो पेपर था वो उस साल कैसा आया है और बाकी स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ये चीज है, तो मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो एग्जाम को निकालना है ना वो आसान है, एग्जाम को निकालना थोड़ा सा आसान है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे ना कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो कैसे पढ़ें, क्या करें। तो देखिए ये एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने के लिए जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। जो जैम की जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए मैं बोलूँगी कि इसी चैनल पे अगर आप लोग देखोगे तो जैसे रिंकू सर करवाते हैं ये वाला टॉपिक लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सचिन सर कराते हैं, प्रोबेबिलिटी उन्होंने कराया हुआ है, पार्टीशन फंक्शन भाई मेरा एक सेशन अपलोडेड है, मैं कहती हूँ आप वो देख लो, आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वन शॉट एक अपलोडेड लेक्चर है, वो आप देख लो, उसमें मैंने पार्टीशन फंक्शन का पूरा करा रखा है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, और ये इन टॉपिक्स के लिए मैंने आपको बताया, अब इसी चैनल पर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी भी सर ने कवर करा रखा है, और लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन से रिलेटेड भी आपको कुछ सेशंस मिल जाए, तो आप वो सेशन देख सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पूरे एग्जाम के बारे में, और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है या यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इन सब का डिस्कशन ये हो गया है।
तो अभी जैसे अभी तक तो फिलहाल हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट नहीं हुआ है, पर उन्होंने ऑलरेडी कहा भी है कि इसके बारे में बार-बार क्वेरी ना पूछें, जब भी होगा वो अपने उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे। तो हैव पेशेंस, वी कैन एक्सपेक्ट कि भई थोड़ा जल्दी ही पोस्ट करें, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में भी आप मानते हो कि थोड़ा तो टाइम वो लोग रखेंगे। टाइम गैप एटलीस्ट ये नहीं हो सकता कि 22 जून को पेपर है तो 20 जून तक भी हम फॉर्म ही फिल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो लेट्स सी क्या होता है, बट येस दिस इज द होल सिनेरियो फॉर द जस्ट एग्जामिनेशन। अगेन बोलूंगी, जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा विंडो होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए। और जो पर्टिकुलर पीएचडी को टारगेट करते हैं उनके पास तो जैसे एक सीएसआईआर नेट एग्जाम होता ही है, उसके अलावा गेट एग्जाम के थ्रू भी आप पीएचडी में जा सकते हो, और जो थर्ड एग्जाम होता है वो आपका जेस्ट एग्जाम। पर ये ध्यान रखना, जब भी आप जेस्ट एग्जाम के थ्रू जाओगे किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर पहला स्टेप आपका होता है टेस्ट और दूसरा स्टेप होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स रहते हैं। और अब तैयारी इस 1 महीने में आपको कैसे करनी है, तो जिन्होंने आईआईटी जैम के लिए तैयारी की हुई है वो अपना उसी को रिवाइज करें बहुत अच्छे से, और जो जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ज़रूर लगाना है सभी स्टूडेंट्स को। और थर्ड, जो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, इन टॉपिक्स पर आप एम्फेसाइज करिए। देखिए, जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी की है, ये लाइन में अब तक मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, उनके लिए लगभग 70% सिलेबस आप कवर कर चुके हो, तो वो आपके लिए एज अ स्ट्रेंथ वर्क करेगा। और 30% मीनवाइल टाइम में आप ट्राई करिए कवर करने का, थोड़ा बहुत एटलीस्ट पढ़ लो उसके उससे रिलेटेड, क्योंकि जब हमें पता है कोई टॉपिक 100% आएगा ही आएगा, तो वो टॉपिक हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है। और जो बाकी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इस सारे सिलेबस को ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, तो वो अपना जो भी सीएसआईआर नेट का आप पढ़ रहे हो उसी को ही प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मैंने तो जेस्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो भाई उसके बाद जो आप ट्राई कर सकते हो वो सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। पर पहला टारगेट आपके जेस्ट के क्वेश्चंस ही होने चाहिए, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के, नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जेस्ट एग्जामिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।